गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर हमें एक काफ़ी दुखद खबर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि एक भगदड़ होगी बेसिकली, जिस वजह से टोटल 116 लोगों की यहाँ पे डेथ हमें देखने को मिली है एंड 200 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे इंजर्ड हमें देखने को मिल जाएंगे। दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के हाथरस की। यहाँ पर एक सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में लगभग जो बताया जा रहा था कि 40,000 50,000 इतने लोग आएंगे, पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो लोग आए वो लगभग 1,20,000 के आसपास थे। एंड जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो बहुत सारे लोग जो सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन है नारायण सकार हरि, इनके साथ मिलने की कोशिश करने लगे। प्लस एट द सेम टाइम वहां पर जो खड़े थे वो कोशिश कर रहे थे कि उनकी मिट्टी को वहां पे वो कलेक्ट कर पाए। एंड कुछ लोग जैसे सत्संग खत्म हुआ वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय भी भगदड़ हमें देखने को मिलती है। तो बहुत सारे लोग जो आप साथ में मड स्पैम था वहां पर गिर गए, जिस वजह से टोटल यहाँ पे हमें 116 लोगों की डेथ हमें देखने को मिल जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि देखो, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने जो परमिशन दी थी वो अलग थी, पर यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा आ गए। प्लस एट द सेम टाइम जो अरेंजमेंट्स थे ना, वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं थे। जो पुलिस वहाँ पे मौजूद थी वो बिल्कुल कंट्रोल करने में बिल्कुल सक्षम नहीं थी, क्योंकि लोग ही इतने ज़्यादा थे। तो प्रॉपर अरेंजमेंट्स ना होने की वजह से, कोई एम्बुलेंस ना होने की वजह से, ये सब हमें यहाँ पे इश्यूज देखने को मिले हैं। देखो, ये ऐसे एग्जांपल्स ना आप डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं कि कैसे इनको कंट्रोल किया जाता है बड़े क्राउड्स को, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कल को एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी आप लोगों को ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है कि क्या क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या प्रेपरेशंस पहले से होनी चाहिए, ताकि इस तरह के इश्यूज यहाँ पे ना इमर्ज करें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन डेट है आपकी 3 जुलाई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने हमेशा यूपीआई से पे किया ही होगा, ठीक है ना। अब यूपीआई के माध्यम से होता क्या है, आप बहुत ही आसानी से विद इन अ फ्यू सेकेंड यहाँ पे पेमेंट कर देते हो। बिल्कुल ठीक बात है, किसी को भी पैसे भेजने होते हैं कोई दिक्कत तो आती नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक प्रोजेक्ट नेक्सस हमें देखने को मिल रहा है। क्या है ये प्रोजेक्ट नेक्सस? देखो, मान लीजिए आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री आपका क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स होती हैं, आप उनको करने की कोशिश कर रहे हो। अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ना कोशिश पता क्या है कि एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट नेक्सस। ये प्रोजेक्ट नेक्सस यहाँ पे किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो बीआईएस है ना, उसका इनोवेशन जो हब है, उसके द्वारा यहाँ पे इसको इनिशिएट किया गया है। इसके माध्यम से होगा क्या? इसके माध्यम से क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स बहुत ही कम समय के अंदर हो पाएंगी, यानी कि लेस देन 60 सेकेंड्स के अंदर। 60 सेकेंड से भी कम लगेंगे अगर आपको क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट करनी है। तो ये प्रोजेक्ट नेक्सस के माध्यम से जो भी एफपीएस सिस्टम है, फास्ट पेमेंट सिस्टम, जैसे इंडिया में यूपीआई हमें देखने को मिलता है, इसी तरह से अलग अलग कंट्रीज में भी होगा, उन सबको इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक्चुअल में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे आप तो बोलते हो ना कि सर कई जगह यूपीआई भी तो चलता है काफी सारी कंट्रीज के अंदर। हाँ बिल्कुल, पर आप नोटिस करो सब जगह तो यूपीआई नहीं चल रहा। बट होगा पता क्या, प्रोजेक्ट नेक्सस के अंदर एक ऐसे एक ग्रुपिंग बन जाएगी। मान लो अभी इसमें 10 कंट्रीज हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, मान लो अभी तो ऐसे है तो 5 ही, पर लेट्स से अगर 10 कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर जैसे 11वीं कंट्री यहाँ पे इस ग्रुप को ज्वाइन करेगी ना, तो यहाँ पर इसको पेमेंट करना किसी भी कंट्री के अंदर बहुत आसान हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर ना हमने सिंपली क्या कर दिया, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर दिया है। जैसे जैसे कंट्री जो भी ज्वाइन करेगी, उसका सारी और कंट्रीज जो भी उस ग्रुप के अंदर है उनको पेमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 5 हमें देश देखने को मिल रहे हैं आज के समय। आरबीआई तो है ही है इंडिया की तरफ से, उसी तरह से आपका मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 4 और आपको फाउंडिंग मेंबर्स इसके देखने को मिल जाएंगे, जो कि प्रोजेक्ट नेक्सस के स्टार्टिंग फाउंडिंग मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इंडोनेशिया अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, पर हो सकता है फ्यूचर के अंदर इंडोनेशिया यहाँ पे इसको ज्वाइन कर ले। बट आई होप ये समझ पाए होंगे कि प्रोजेक्ट नेक्सस का अर्थ क्या है। प्रोजेक्ट नेक्सस का अर्थ बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर हम चाहते हैं क्या, पेमेंट्स एरियाज के अंदर जो टाइम लगता है क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स के लिए वो आसान कर पाएं। इस तरह से एक ग्रुपिंग फॉर्म हो जाएगी। जो भी मेंबर्स इस ग्रुप का पार्ट होंगे, इस प्रोजेक्ट का पार्ट होंगे, वो आपस में ट्रांजैक्शंस बहुत बहुत कम समय के अंदर यहाँ पे कर पाएंगे। इंडिया का क्या रोल रहा है? डेफिनेटली देखो, जैसे इंडिया का यूपीआई है, हम कोशिश कर रहे हैं पहले ही टाइम से, तो ये एक तरह की ना यूपीआई के माध्यम से करना, ये एक बायलैटरल कनेक्शन है।
पर अगर हम बात करें प्रोजेक्ट नेक्सस की, तो ये एक मल्टीलैटरल अप्रोच हो जाती है, जिसके माध्यम से इंडिया की पेमेंट्स अब बहुत आसानी से दूसरे देशों में फ्यूचर में हो पाएंगी। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट नेक्सस अभी शुरू नहीं हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है 2026 तक ये पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। बात करें बीआईएस की, तो ये आप लोग पढ़ते भी होंगे, ठीक है, बेसल नॉर्म्स वगैरह में जब हम इकोनॉमी में चर्चा करते हैं तो वहां पर बीआईएस की अक्सर डिस्कशन होता ही है। ये एक तरह से हमारे जितने भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना, उनके लिए एक बैंक की तरह काम करता है। पूरी दुनिया में कैसे हम मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन ला सकते हैं, वो काम कौन देखता है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1930 के अंदर हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स आपको बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। पढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एथिक्स एंड ऐसे दो ऐसे कंपोनेंट्स रहते हैं जो कि आपके मेंस एग्जाम के लिए मेक और ब्रेक हो सकते हैं। अब इसी चीज को आपको अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए हमारी टीम लाई है एथिक्स एंड ऐसे क्रैश कोर्स 2024। यहाँ पर आपके साथ अतुल गर्ग सर एंड साथ ही साथ कपिल सिक्का सर ये एथिक्स एंड ऐसे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एथिक्स का डिस्कशन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर होगा, ताकि आपके सब्जेक्ट का सिलेबस भी कवर हो, प्लस एट द सेम टाइम आंसर राइटिंग कैसे होनी है ये भी आप यहाँ पे सीखते रहो। सिमिलरली ऐसे का भी आपको थीम वाइज ऐसे कवरेज आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ 2 एथिक्स और 2 ऐसे के फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे इवेल्युएशन के साथ। इवेल्युएशन जो होगा वो फैकल्टीज के द्वारा ही किया जाएगा, एंड आप 1-to-1 सेशंस भी आप फैकल्टीज के साथ कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत इन दोनों चीजों के अंदर ना आए। अब बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर हमारी टीम ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे सिर्फ 999 के अंदर आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अंदर दे दिया है, आप वहां पर जाके इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑल दी वेरी बेस्ट। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक डिस्कस है, दैट इज हरिकेन्स के बारे में। देखो आप जानते हो पिछले कुछ दिनों में इंडियन की जो मेंस क्रिकेट टीम है उसने वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप। पर वो वहां पर ना बारबाडोस में ही काफी दिन उनको यहाँ पे रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि देखो वहां पर एक हरिकेन हरिकेन बैरिल के नाम से यहाँ पे आया था, जिस वजह से वो वहां पे काफी दिन वहां पे फंसे रहे। अब आप लोग सोचेंगे सर ये हरिकेन्स होते क्या हैं? देखो आप लोग ना साइक्लोन्स के बारे में तो पढ़ते ही हो। दरअसल में जहाँ हमारे यहाँ जो साइक्लोन बोला जाता है ना, उसी तरह से आपको हरिकेन्स देखने को मिल जाएगा। ये टर्म आपके कुछ अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर, बात आप जापान और बाकी कंट्रीज की बात कर सकते हो, यहाँ पर टाइफून्स के नाम से इनको जाना जाता है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में ना विली विलीज के नाम से भी इनको यहाँ पे जाना जाता है कॉन्सेप्ट सेम ही, बस यहाँ पे अलग अलग नाम है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। हरिकेन्स को ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से भी जानते हैं। अब हरिकेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे वन ऑफ द पार्ट हैपेंस टू बी आई। आई क्या होता है? जो स्टॉर्म का काम सेंटर, ठीक है ना। आप नोटिस करोगे कि साइक्लोन्स कैसे देखने को मिलते हैं या हरिकेन्स कैसे देखने को मिलते हैं, इस तरह से मूव करते हुए देखने को मिलते हैं। ये जो बीच वाला जो काम वाला एरिया होता है ना, इसको आई के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रोसेस क्या होता है सर इसका? देखो आप नोटिस करो, जब भी ना आपका वार्म ओशन वाटर है, जैसे टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, ये जो ओशन वाला पानी है ना, ये ऊपर अपने जो हवा है उसको गर्म करना स्टार्ट कर देगा, जिससे ये हवा ऊपर जाएगी, राइज करेगी। अब गर्म हवा ये ऊपर जा रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो गया, लो एयर प्रेशर क्रिएट हो गया। अब इसके फिल करने के लिए ना बाकी और जगह से हवा आती रहेगी, ठीक है ना, एंड अकॉर्डिंगली वो भी फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव करती रहेगी। तो इससे एक साइकिल बन जाता है। जैसे जैसे वार्म एयर ऊपर जाती रहेगी, उससे क्लाउड का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि ऊपर जाके वो कूल होती जा रही है। इससे एक सिस्टम बन गया, ठीक है ना। ये इस तरह से एक सिस्टम बन जाता है। जो बीच वाला एरिया जहाँ पे काम है उसको हम आई बोल देते हैं। अब ये बात तो चलो ऊपर जाने की हुई, बट ये डायरेक्शन कैसे पता लगती है? डायरेक्शन का रीजन हमें कोरियोलिस इफेक्ट देखने को मिलता है। हम अक्सर बात करते हैं ना कि इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे साइक्लोन्स नहीं आते, उसका कारण यही है क्योंकि वहां पे हमारे पास कोरियोलिस फोर्स होती ही नहीं है। तो इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो स्टॉर्म होते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। अब इन हरिकेन्स या साइक्लोन्स की वजह से यही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टॉर्म सर्ज आ सकते हैं, जिससे वजह से जो पानी का लेवल है वो काफी तेजी से राइज कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम फ्लडिंग वगैरह भी काफी रीजन्स में हो सकती है। तो ये कुछ इश्यूज आते हैं। बाकी देखो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर हम साइक्लोन्स को पढ़ते ही हैं कि कैसे उनको यहाँ पे हम टैकल कर सकते हैं। ओडिशा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि 20-25 साल पहले वहाँ पे काफी लोगों की डेथ हो जाती थी अगर कोई साइक्लोन आता था, पर आज के समय के ऊपर हमने उसको काफी हद तक कम कर दिया है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चीतल के बारे में, ठीक है। दरअसल में आप लोग जानते हो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ चीतल की, ना कि चीता की। अब दोनों को यहाँ पे समझने की कोशिश करना। हम लोग आप जानते हो चीतास को लेकर आए, ठीक है ना,
एंड कहाँ पे रखा गया है उनको, कुनो नेशनल पार्क के अंदर, राइट। अब चीतास के बारे में तो हम अक्सर डिस्कस करते ही रहते हैं, ये बात आपने जाननी होगी। अब चीतास तो ले आए, पर चीतास के लाने की वजह से ना कहीं यहाँ पर जो चीतल की पॉपुलेशन है उसमें एक कमी देखने को मिली। क्योंकि आप नोटिस करो यार, एक प्रे बेस भी तो होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो चीतल की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। तो चीतास तो हमारे पास अच्छे खासे हैं, हमें तो बोला था कि ऐसे 20 के आसपास चीता होंगे, पर आज के समय टोटल 26 हमें चीतास देखने को मिल रहे हैं। जिस वजह से वो यहाँ पे इनको हंट करते हैं, इनकी हंटिंग की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है चीतल की वो काफी डाउन आ चुकी है। तो अब ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ये जो एक्सेस चीतास है ना हमारे पास, इनको कुल्लू नेशनल पार्क से आप शिफ्ट करो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताकि ये जो चीतल पॉपुलेशन है इसको कंट्रोल किया जा पाए। ये जो इनकी घटती हुई संख्या है ना चीतल की, इसको हम टैकल कर पाए। समझ रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया चीतास 20 थे पहले, पर अब 26 हमें देखने को मिलते हैं नए बॉन्ड्स को इंक्लूड करते हुए। तो हमारे जो कैपेसिटी थी ना उससे ज्यादा इंक्रीज हो चुका है कुल्लू नेशनल पार्क। तो कुल्लू नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में ना, उसी के पास में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर ही, हम वहां पर चीतास को शिफ्ट कर रहे हैं ताकि चीतल की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थोड़ा सा चीतास के बारे में तो हमें पता था, चीतल के बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे ये चीतल को। अब यहाँ पर ना एक चीज आपको समझनी है जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअली डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? डायमॉर्फिक का अर्थ होता है यहाँ पर कुछ अलग चीजें होना। तो जब मैं बात करता हूँ सेक्सुअली डायमॉर्फिक की, तो अगर मैं बात करूं चीतल के मेल और फीमेल, इन दोनों में अंतर होते हैं। सिर्फ मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहा, आप यहाँ पे इनके सींग देख पा रहे होंगे, एंटलर्स जिनको बोलते हैं। ये जो सींग होते हैं ना सिर्फ और सिर्फ आपके मेल्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज होती है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन क्रिएट करे, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअली डायमॉर्फिक। एक ऐसी कंडीशन जहां पर सेम स्पीशीज के जो सेक्सेस होते हैं वो अलग अलग तरह के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे शो करते हैं। दिस इज नोन एज सेक्सुअली डायमॉर्फिक। इन्हीं को स्पॉटेड डियर, चीतल डियर, एक्सिस डियर के नाम से भी जाना जाता है, एंड दीज आर इंडिजिनियस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। साथ में अगर हम बात करें IUCN के हिसाब से ना, एक्सिस डियर पूरे रेंज में ही पाया जाता है, हालांकि कोई ओवरऑल पॉपुलेशन एस्टिमेट इसका नहीं है हमारे पास। IUCN के हिसाब से एक्सिस डियर आपका लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में हमें देखने को मिल जाता है। कुनो नेशनल पार्क की बात करें तो आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश का जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये पाया जाता है नेशनल पार्क, नियर द विंध्यान हिल्स। इसका जो नाम आया है वो कुनो रिवर से ही आया है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है चंबल नदी की। एंड एट द सेम टाइम पहले ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी, बट 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। इसी को यहाँ पे एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया के लिए साइट चूज करी गई थी। यहाँ पर आपको जंगल कैट, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, इंडियन वुल्फ, ठीक है, और भी बहुत सारे फौना देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ फ्लोरा की, तो यहाँ पर आपको मेजरली आपको करधाई, सलाई, खैर ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अच्छी खासी डिवर्स प्लांट लाइफ आपको देखने को मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल 123 ट्री स्पीशीज हो गया, 71 स्hrub स्पीशीज हो गया, एंड बैम्बू एंड ग्रास की भी अलग अलग स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएगी। अगला दोस्तों हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि हमें 41,000 पुरानी ऑस्ट्रिच नेस्ट हमें देखने को मिली है। कहाँ पर? प्रकाशम, आंध्र प्रदेश के अंदर। अब देखो आज के समय तो आपको ऑस्ट्रिच नहीं देखने को मिलता है इस एरिया में, तो यहाँ पर ये जो 41,000 साल पुराना ऑस्ट्रिच का नेस्ट मिला ना, इसकी डिस्कवरी के माध्यम से हम यहाँ पर ना इस बात को समझ पाएंगे कि जो मेगाफोना है ये कैसे एक्सटिंक्ट हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये मेगाफोना क्या होता है? आप लोगों ने वर्ड सुना है मेगा, मेगा का मतलब होता है बड़ा, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई एनिमल है जिसका वेट 50 किलो से ज्यादा है ना, उसको हम टर्म यूज करते हैं मेगाफोना। फोना तो आप जानते हो कैसे होता है, एंड मेगा का मतलब होता है मोर देन 50 केजीज, ठीक है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मेगाफोना का अर्थ रहेगा कि एनिमल्स जिनका वेट 50 केजी से ज्यादा होता है। ये टर्म पहली बार इंग्लिश नेचुरलिस्ट एंड एक्सप्लोरर एल्फ्रेड रसल वेलेस ने अपनी बुक के अंदर यूज करी थी, जिसका नाम था द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। थोड़ा सा और समझे तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो ऑस्ट्रिच होते हैं वो मेगा ओमनीवोर्स होते हैं, क्योंकि इनका जो वेट होता है वो 90 से 140 किलो के बीच में होता है। अब जो मेगाफोना है वो आपके मेगा हर्बीवोर हो सकते हैं, यानी कि प्लांट ईटिंग हो सकते हैं, मेगा कार्निवोर्स हो सकते हैं यानी कि मीट ईटिंग हो सकते हैं, या मेगा ओमनीवोर जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी मीट भी। तो ऑस्ट्रिच आप जानते हो दोनों खा लेते हैं, प्लांट भी मीट भी, इसलिए इनको बोला जाता है मेगा ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स इसलिए क्योंकि दोनों खा लेते हैं, मेगा इसलिए क्योंकि इनका जो वेट है 50 किलो से ज्यादा होता है। इनका वेट 90 से 140 किलो होता है, एंड इनकी जो हाइट है वो 7 से 9 फीट हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस डिस्कवरी की वजह से हमें कहीं ना कहीं रिसर्च के अंदर काफी ज्यादा मदद करेगी कि क्या रीजन रहा इनके एक्सटिंक्ट होने का।
नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है दैट इज NTH, नेशनल टेस्ट हाउस। अब जो सेंटर के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि जो नेशनल टेस्ट हाउस है ना, इसको सारे इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए एपेक्स सर्टिफिकेशन बॉडी की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। अब ये है क्या सर नेशनल टेस्ट हाउस? देखो नाम में क्या है, टेस्ट, ठीक है ना। तो आपके जितने भी आपके अलग अलग तरह के मटेरियल्स, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट्स, मॉड्यूल, सिस्टम, सब सिस्टम होंगे, ये सबके जो टेस्ट करना, उनको इवेल्युएट करना, वो किसकी जिम्मेदारी है? नेशनल टेस्ट हाउस की। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके जैसे फार्मास्यूटिकल चीज़ें आ गई, या फिर आर्मी या फिर एम्यूनिशन वाली चीज़ें आ गई, वो सब यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती। इसके अलावा और जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपके मटेरियल्स हैं, अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स हो गए, आपके मॉड्यूल्स हो गए, आपके सिस्टम अलग अलग तरह के हो गए, उन सबको यहाँ पे टेस्ट करना, उनको वैल्यूएट करना, इसी की यहाँ पे जिम्मेदारी है। तो नेशनल टेस्ट हाउस को बनाया गया था 1912 के अंदर। उस समय क्या जो रेलवे बोर्ड था ना, उसने यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया था। फोकस यहाँ पे ये था ना कि जो इंडियन रेलवेज की जो अलग अलग नीड्स होती हैं, उसको यहाँ पे टैकल करने के लिए नेशनल टेस्ट हाउस को बनाया गया था। पर समय के साथ साथ इसका जो वर्किंग थी वो चेंज होती रही है, एंड आज यहाँ पर जितने भी आपके मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको यहाँ पे टेस्ट और इवेल्युएट करना इसी का काम रहता है। इवन आपके वेल्डर्स वगैरह को यहाँ पे टेस्ट एंड सर्टिफिकेट करना, वो भी इसी का काम देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है ना, उसी के अंतर्गत एक सबॉर्डिनेट ऑफिस हमें नेशनल टेस्ट हाउस देखने को मिल जाता है। तो ये सपोर्ट करता है, एडवाइस करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को कि अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग गुड्स प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, ताकि उनकी क्वालिटी टेस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल जाए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा रोड केविंस के बारे में। देखो यहाँ पर ना आप लोग देख पा रहे हो ये सड़क में ना गड्ढा हो गया है। हाँ बिल्कुल सर। और दिक्कत पता क्या आ गई है? आप लोगों ने अयोध्या के बारे में सुना पिछले दिनों के अंदर बहुत ज्यादा। तो जो नया ही अभी कुछ टाइम पहले ना अयोध्या के अंदर राम पथ बना है, मंदिर को जाने वाली जो सड़क है, बेसिकली जो राम पथ की अगर हम बात करें, तो वहां पर एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे ऐसे सड़क में गड्ढे देखने को मिल गए। ये क्या दिखा रहा है? देखो अलग अलग लोगों का अब यहाँ पे अलग अलग ओपिनियन है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो इतना पैसा था, ये इसमें करप्शन हो गया है, जिस वजह से सड़क जो कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी बहुत ही घटिया क्वालिटी की कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी, कि दो बारिशें हुई नहीं और यहाँ पे सड़क इस तरह से हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं यार, अयोध्या में इतनी बारिश कभी देखने को मिली ही नहीं है, इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाना, तो वो दिक्कत आई है। ठीक है, उस मुद्दे में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये तो आपका इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, पता लगेगा कि इतने सारे खड्डे क्यों हो गए हैं। पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि आखिर ये खड्डा हुआ क्यों। देखो बहुत सारे लोगों को लगेगा सर ऊपर से बारिश हो गई है तो उस वजह से खड्डा हो गया। देखो एक्चुअली में ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। होता पता क्या है, आपकी ना अलग अलग यहाँ पे पाइप्स वगैरह होती हैं, है ना। सड़क के नीचे जो भी आपकी अलग अलग ड्रेन्स वगैरह होंगी, वो सब हमें देखने को मिलती हैं। पाइप्स कह लो या फिर नालियां कह लो, नालियां होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर नालियों में ना जरूरत से ज्यादा पानी जाएगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएंगी। ओवरफ्लो हो जाएंगी तो जो पाइपलाइन वगैरह होंगी उसके अंदर लीकेज आ जाएगा, राइट। एंड अब जब इस तरह से इतना बड़ा लीकेज आ चुका है, तो इस लीकेज की वजह से जो पाइपलाइन से पानी निकल रहा है, वो धरती की अलग अलग लेयर्स में जाएगा। जब लीकेज आ गई तो कहाँ जाएगा पानी? ऑब्वियसली अर्थ की लेयर्स के अंदर जाएगा। उससे पता क्या होगा, जब धरती की लेयर्स के अंदर पानी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कंटिन्यूसली जा रहा है, तो उससे आपकी जो अर्थ है वो इरोड होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड समय के साथ साथ वो यहाँ पे जो इरोड इरोड हुई है, उससे कहीं ना कहीं ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका वॉश अवे ही हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो सड़क का ऊपर वाला हिस्सा है ये कोलैप्स कर जाएगा बिकॉज ऑफ द इरोजन। जैसे सॉइल इरोजन होती है ना, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस इसी का भी यही है। वो भी सॉइल इरोजन भी तो यही रीजन रहता है। यहाँ पर भी हमारा क्या है कि पानी इतना ज्यादा हो चुका है कि कहीं ना कहीं वो लीकेज हो गई है। उस लीकेज की वजह से यहाँ पे धरती के अलग अलग लेयर्स में पानी चला गया, एंड उससे आपकी अर्थ इरोड होना स्टार्ट होगी, जिससे जो सड़क का वो वाला हिस्सा था वो कोलैप्स कर गया। ये होते हैं केविन्स, ठीक है ना। अब करप्शन है, क्या रीजन है इसका, वो तो आने वाले समय बताएंगा। पर एक नहीं, दो नहीं, ऐसे बहुत सारे गड्ढे आपको राम पथ के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। ये अपने आप में काफी बड़ी चिंता का विषय हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आज का आपका होमवर्क एमसीक्यू के अंदर ये रहेगा, पहला क्वेश्चन भी आपका पॉलिटी का ही है एंड दूसरा भी आपका पॉलिटी का ही रहेगा। इन दोनों क्वेश्चंस को आप पॉज करके पढ़ सकते हो, एंड नीचे मुझे कमेंट्स में इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप बताना। कल मैंने जो होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। देखो ये क्वेश्चन काफी इजी है, इसका जवाब आपका मेटावर्स रहेगा। आप लोगों ने, आई एम श्योर आप लोगों ने ट्राई किया, काफी बच्चों ने। मेटावर्स अक्सर हम जैसे हम यूनिवर्स की बात करते हैं ना, उस तरह से हम बात करते हैं मेटावर्स की। बेसिकली यहाँ पे इसका अर्थ होता है आपका एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है,
जहां पर एक इंसान का जो अवतार होता है ना, वो कहीं ना कहीं बाकी यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। अगर आप थोड़ा भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंटरेस्टिंग रखते हो ना, तो ये वाले सवाल आपके ऐसे बहुत ही चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं। दूसरा आपसे मैंने सवाल पूछा था वाटर वेपर के बारे में। देखो, अगर ये वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो तो काफी ना इजी क्वेश्चंस है। आप इन क्वेश्चन में ना गलतियां कर सकते हो, ना ही ये छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि यार ये डायरेक्टली एनसीईआरटीज में आपके दे रखे हैं और ये काफी इजी हैं। अगर आपके बिल्कुल फंडामेंटल स्ट्रांग है ना आपकी ज्योग्राफी के, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल सेकंड्स में कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ वाटर वेपर की, तो आप जानते होंगे यार वाटर वेपर ना ऐसा नहीं होता कि पूरे एटमॉस्फेयर में बराबर मिल रहा है। नहीं, ये एक तरह की वेरिएबल हमें गैस देखने को मिलती है, राइट? जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड में ऊपर की तरफ जाते रहोगे, तब क्या होगा, इसकी जो मात्रा है वो कम होती रहती है। बेसिकली जो ट्रोपोस्फेयर वाला रीजन होता है वहीं पर ही आपको मेजरली देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे आप और ऊपर जाते रहोगे ना, तो इनकी जो मात्रा होती है वो कम होती रहती है। तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आप नोटिस करो, जो सेकंड बात कह रहा है कि इनकी जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो आपको पोल्स पे देखने को मिलेगी, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। वाटर वेपर आप जानते हो कि इक्वेटर से जैसे ही आप ऊपर की तरफ मूव करते हो पोल्स की तरफ, तो उनकी संख्या कम होती रहती है, वो बढ़ते नहीं है। तो ये बात भी गलत है। तो आपका पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है ना? ये बिल्कुल आपके ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक्स में है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि आप मिस नहीं कर सकते। यू हैव टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विद ईज। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत आराम से कर लोगे। आज का आपका होमवर्क ये रहेगा, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क दिया था उसमें अगर हम बात करें आईएनएसटीसी की, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली करेक्ट। आपका अमेबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस की बात करें तो बिल्कुल ब्रेन की ही फेटल इन्फेक्शन को यहाँ पे इसका नाम दिया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर आपका एज 65 नहीं 62 ईयर्स देखने को मिल जाएगी। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, राइट? आई थिंक और भी कुछ इसमें गड़बड़ है, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे 65 तो पक्का ही गलत है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली आई ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।